मॉडर्न नाम क्यों है? नहीं है ना, इतनी भी नहीं है। 150-200 साल के आसपास हो गए है ना। बट फिर भी क्लासिकल फिजिक्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ी थी, अब ये मॉडर्न फिजिक्स है। बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन की इन्वेंशन होने के बाद थॉमसन साहब जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को इन्वेंट किया था, और वी आर वेरी ऑब्लाइज्ड टू हिम कि उसने इतना सब कुछ दिया, जिसके कारण आज हम इस संसार को जो भी नई इन्वेंशंस देख पा रहे हो आप, बिकॉज ऑफ हिम, इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद। तो मॉडर्न फिजिक्स एज फार एज CBSE इज कंसर्न, तो इसमें करीबन जो ये सेकंड वॉल्यूम है, सेकंड सेमेस्टर सेकंड वॉल्यूम, 50-50 का रेशियो आता है। ऑप्टिक्स जितने नंबर की आती है उतने की मॉडर्न फिजिक्स आती है। आसान भी है, नंबर स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो ये जो सेमेस्टर आने वाला है आपके लिए, इसमें बहुत आसानी से आप लोग मतलब 35 आउट ऑफ 35 भी स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है बस। अब सुनो, मॉडर्न फिजिक्स में फिर वही कहानी जो हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ी थी, कि कहानी स्टार्ट हुई थी न्यूटन साहब से। लड़ाई उसी के ऊपर हो रही थी लाइट के, कि लाइट का नेचर है तो है कैसा। न्यूटन साहब ने पार्टिकल माना, दबदबा हुआ करता था न्यूटन साहब का, तो उनको इतनी जल्दी जिस भी बंदे ने, जैसे हाइजन ने बोला था कि नहीं वेव नेचर है, बट हाइजन को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। मतलब उस समय हाइजन का नाम इतना नहीं था, तो न्यूटन को ज्यादा तवज्जो मिली, ज्यादा उनकी इन्फ्लुएंस था लोगों पे। फिर इनके बाद आए मैक्सवेल, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी दी थी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थोड़ा ना, अगर हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तुझे, हाइजन ने और मैक्सवेल ने दोनों ने वेव माना, पर जो बेसिक डिफरेंस था ना जो दोनों की वेव्स में, इन्होंने ना मैकेनिकल वेव्स मान लिया हाइजन ने, और इन्होंने बोला कि दिस इज नॉन मैकेनिकल वेव्स। और जायज बात है, ऐसी याद करो, मैकेनिकल में M फॉर मैकेनिकल, M फॉर मीडियम, जिन वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है वो मैकेनिकल कहलाई जाती है। अब लोगों को बोलो भाई, अगर सन से अर्थ तक लाइट तो आती है, बट वहां तो वैक्यूम है। अब वैक्यूम है तो कैसे लाइट ट्रेवल करेगी, तो ये मैकेनिकल तो हो नहीं सकती। हाँ, फिर उन्होंने बोल दिया कि ईथर मीडियम है तो चलो। फिर मैक्सवेल ने भी इनको सपोर्ट किया था, ऐसा नहीं था कि मैक्सवेल बिल्कुल अपोज में चले गई थी। मैक्सवेल ने सपोर्ट किया कि ठीक है वेव तो है पक्का, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम दे दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना के। बट उन्होंने बात ये भी बोली कि भैया जो ये है ना, इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, और ये ट्रांसवर्स नेचर की वेव्स है। ट्रांसवर्स का मतलब समझते हो? नहीं समझते ना? परफेक्ट, तुम्हें समझाना बहुत आसान है। ट्रांसवर्स का मतलब जब पार्टिकल्स के वाइब्रेशन, मान लो ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, और जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ना वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वो ऐसे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो दिस इज ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल हम जो बोलते हैं साउंड, ऐसे जा रही है, और हमारे एयर पार्टिकल्स भी कंप्रेशन रेयरफेक्शन ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं। उसमें क्या रिलेशन था? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इसमें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बात समझ में आई? ऐसे बहुत बेसिक सी बात। फिर उसके बाद अपने वही साइंटिस्ट आए थे, ये प्लैंक, मैक्स प्लैंक, तो इन्होंने क्वांटम पैकेट माना, पार्टिकल माना, और इनको पार्टिकल मतलब पार्टिकल नेचर मान के बेसिकली इन्होंने बोला कि ये फोटोन, बेसिकली लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ फोटोन्स, है ना, फोटोन के रूप में लाइट है, और फोटोन क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी। और उनकी इस थ्योरी को मानते हुए इन्होंने, आइंस्टाइन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी करा दिया, और उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब फिर ये गड़बड़ होती गई कि कुछ साइंटिस्ट अभी तक बोल रहे हैं वेव नेचर, कुछ बोल रहे हैं पार्टिकल नेचर। फिर एक तुम्हारे की तरह समझदार साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली। रियलिटी में तो डी ब्रोगली है ना, उन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री में एमए किया था, एडवोकेट थे। हाँ, बट फिर बाद में पीएचडी भी कर लिया था, पीएचडी होल्डर भी थे। बाद में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, और इनके हाइपोथेसिस थे बस सिंपल। इन्होंने मतलब बोला कि जब दोनों साइंटिस्ट का व्यू सुना कि भाई लड़ क्यों रहे हो, समझदार बनो ना, जिसको जैसा मानना वैसे मान लो। क्योंकि अभी तक हम ये मान चुके हैं ना, हाइजन ने देखो सारा वेव ऑप्टिक्स में हाइजन पढ़ा है,
उन्होंने रिफ्लेक्शन भी प्रूव करा दिया, रिफ्लेक्शन भी प्रूव करा दिया, डाइफ्रैक्शन भी करा दिया, इंटरफेरेंस भी, सब कुछ करा तो दिया था, पोलराइजेशन नहीं करा पाए थे वो। बट फिर बाद में पोलराइजेशन भी कराया था मैलिस वगैरह ने, मैलिस की लॉ वगैरह थी। तो ये सब चीजें होने के बाद है ना, तो उन्होंने बोला शांत रहो, दोनों नेचर मान लो। इसलिए चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। संसार किस चीजों से मिलकर बना? दो ही चीजों से। कहीं पे भी देख, या तो रेडिएशन, रेडिएशन बेसिकली एनर्जी, या मैटर है। अच्छा मैटर है, मैटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है मास, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास मास है। इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो उसके पास मोमेंटम होता है। रेडिएशन अगर चलती है तो एनर्जी, एनर्जी है तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, रेडिएशन से वेव्स के रूप में चलती है। तो वेव्स के पास क्या, वेव्स की प्रॉपर्टी क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है, लैम्डा होता है। इधर क्या होता है मैटर के पास? मोमेंटम होता है। क्या नहीं होता? वेवलेंथ। इधर क्या नहीं होता? मोमेंटम। बस हमें इंटरचेंज कराना है कि इलेक्ट्रॉन जब चलेगा उसके पास वेवलेंथ भी होती है, तो इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम, वेवलेंथ दोनों चीजें, तो बेसिकली उसके बाद डुअल नेचर है। जब लाइट चलती है तो उसके पास एनर्जी भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, वेवलेंथ भी है, मोमेंटम भी होता है। रात से भाई ये पूरा डुअल नेचर है आपका। ये डुअलिटी बताता है कि उन्होंने, डी ब्रोगली ने पता क्या बोला था, और उन्होंने बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लिया कि देखो ऐसा सोचो कि एक पेरेंट है, उनको दो संतान है। जब पेरेंट रिटायर होने की कंडीशन पे आ जाएगा तो वो क्या करेगा? इक्वल इक्वल पार्ट्स में प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे एक पेरेंट अपनी दोनों संतानों को प्यार करता है ना, वैसे ये सृष्टि, नेचर भी, नेचर लव सिमेट्री, बस खत्म, इतनी सी लाइन थी उसकी, नेचर लव सिमेट्री। उन्होंने बोला जो जो अधिकार नेचर ने रेडिएशन को दिए है ना, वो सारे के सारे अधिकार नेचर ने मैटर को भी दिए हुए। और उन्होंने ना एक हाइपोथेसिस, कोई प्रूफ नहीं था, उन्होंने बोल दिया इसके पास जो वेवलेंथ होती है ना वो h/p के बराबर होती है। जो इसके पास मोमेंटम होता है ना वो h/λ के बराबर होता है। दैट्स इट। अब लड़ते रहो अपने आप। उनकी इस हाइपोथेसिस को प्रूव कराया था डेविशन इन जर्मन ने, और डेविशन इन जर्मन ने प्रूव कराने के बाद उनको मतलब ये बता दिया था कि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा ना तो उसके पास वेव होती है। इलेक्ट्रॉन चलेगा तो मैक्सिमम मिनिमा बनते हैं। तो सब कुछ वो लैम्बडन रूम ने सब निकाल देता। 1.66 एंगस्ट्रोम आया था। फिर वहां से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, ये सब चीजें। अब हुआ क्या कि जब ये बातें हो रही थी तो फोटोन वगैरह के बारे में चर्चा की गई। फोटोन क्या, पैकेट ऑफ एनर्जी। समझाने का तरीका ऐसे, अभी तक हम ये मानते चल रहे थे कि लाइट एक कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूएशन में लाइट आती है। इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, लाइट पैकेट के फॉर्म में आती है। कुछ ऐसा समझ के चल, जो पहले थ्योरी थी और अब की थ्योरी में क्या फर्क आया। पहले थ्योरी ऐसा था, जब सुबह टैप को ऑन करते हैं तो पानी एकदम आता है ना, ऐसा कॉन्टिन्यूएशन में पानी आता है। उसी टैप को धीरे धीरे बंद करो तो टिप 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 ऐसे पानी आता है। तो उन्होंने बोला ये है रियलिटी में लाइट का फ्लो, डिस्क्रीट। और ये एक बूंद जो डाली थी उसको बोला गया फोटोन। कह रहे ये फोटोन है ना, इसके पास एनर्जी है, ठीक है। तो फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। कैसी एनर्जी होगी, क्या एनर्जी होगी, वो सारा का सारा डिपेंड करेगा सोर्स कैसा हमारे पास, ठीक है। ये सब चीजें अब थोड़ा और अगर और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हो तो ऐसा मान के चलो, होली के टाइम पे जब हम गुब्बारे फेंक फेंक के मारते हैं, गुब्बारे को फोटोन मान लो, ठीक है, और हम सब मैटर, और गुब्बारा बेसिकली लाइट है, लाइट रेडिएशन है। तो जब वो लाइट, उस गुब्बारे में पानी भरा हुआ है, पानी मान लो एनर्जी, तो गुब्बारा फेंक के मारा तो क्या एनर्जी चली? हाँ बिल्कुल चली। जिस भी मैटर के साथ वो इंटरेक्ट करेगी, क्या उसमें वो पानी गिरेगा? पानी का मतलब एनर्जी आई, एनर्जी गिरेगा तो वो इल्यूमिनेट करेगा, चमकेगा, वो गीला हो जाएगा, उधर लाइट आएगी तो वो चमक जाएगा। बात समझ में? तो ये होता है कि इंटरेक्शन जब भी होगा ना किसी भी रेडिएशन का मैटर के साथ, तो मैटर जो है चमकता हुआ दिखाई देता है, इंटरेक्ट करेगा, चमकेगा। क्यों? क्योंकि जब वो रेडिएशन आ रही है तो सारी की सारी एनर्जी उसको दे देती है। नहीं आया समझ में? ऐसे अब जो इस फोटोन के पास एनर्जी है, कितनी एनर्जी है? तो उन्होंने बोला एनर्जी ऑफ फोटोन है ना, सिंपल सा बात, प्लैंक थ्योरी का यूज किया, HF। H बोले थे यहाँ पे
प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है 6.623 इंटू 10 की पावर 6.63 होती है इंटू 10 की पावर -34 जो भी है समझ गए ना 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और यूनिट क्या होती है अभी एनर्जी का फॉर्मूला है भाई HF तो एनर्जी H का फॉर्मूला क्या होगा E/F E की वैल्यू क्या है जूल F की वैल्यू क्या पर सेकंड तो पर सेकंड ऊपर चला गया सेकंड जूल सेकंड अरे ऐसे मत देखो भाई क्या हो गया जूल सेकंड हर्ट्ज हो गया ना जूल हर्ट्ज इनवर्स हैं जूल हर्ट्ज इनवर्स हाँ बात वही है कोई दिक्कत नहीं ठीक है उसने फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स हर्ट्ज मान ली चलो अब क्या हुआ ये एनर्जी एक फोटोन की है बाबा E इक्वल्स टू HF अब जब लाइट में आती है तो क्या एक ही फोटोन आता है क्या नहीं सर अनंत फोटोन आती है तो अब ये अनंत फोटोन आते हैं तो मान लो n नंबर ऑफ फोटोन्स आए तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी n इंटू E1 E1 क्या है एनर्जी ऑफ वन फोटोन अरे सभी बच्चे बोलो भाई तो EP एनर्जी ऑफ फोटोन बोलो क्या बना H इंटू F टोटल एनर्जी अगर हमें निकालनी तो टोटल एनर्जी कितनी बनी बच्चों n इंटू EP n क्या बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं तो अगर मुझे n कैलकुलेट करना हुआ n टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स तो क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन ठीक है अब सुनो जो हम डे टू डे लाइफ में काम करते हैं वो जूल में करते हैं है ना वर्क पावर एनर्जी में अपन लोगों ने पढ़ा था जूल एनर्जी की बहुत बड़ी यूनिट है ठीक है उससे छोटी पड़ी थी हम लोगों ने यार 10 की पावर 7 ऐसा भूल गए हो एक यूनिट में कितने डाए 10 की पावर एक जूल में कितने यार 10 की पावर 7 तो अर्ग जूल से छोटी यूनिट है अच्छा हम जब अब मॉडर्न फिजिक्स में बात करेंगे ना बच्चों जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में 11th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वगैरह पढ़े होंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा पढ़ा है कुछ चलो नहीं पढ़ा तो कोई नहीं तो यहाँ पे एनर्जी की एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब वो समझ क्योंकि अब हमारी आज से लेकर आगे की जितनी भी पढ़ाई रहेगी ना वो सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डील करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस इसके बारे में अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है सोच के देख वर्क जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोला था Q इंटू V V बोला था वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है क्या बोल रहा है ये Q इंटू V है ना तो इसकी यूनिट बोलो क्या बन गई भाई Q बोले तो चार्ज गुलाम वोल्ट बोले तो वोल्ट अब देख क्या बोला गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ दूं तो वो जो उस समय एनर्जी एक्वायर करेगा दैट इज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट माने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो वो जितनी एनर्जी एक्वायर करेगा वो कितनी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिखा गया देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 into 10 की पावर -19 जूल ये रिलेशन बहुत छोटी यूनिट है बट जो कि हम अब अपने एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे तो बहुत छोटी एनर्जी चाहिए होती है हमें ठीक है ये याद रखेंगे अब यहां पर जब हम बात कर रहे थे H इंटू F ठीक है ना अब याद करो रे ऑप्टिक्स में हमने बोला था F में लैम्डा में और C में एक रिलेशन है और देख ब्यूटी देख यहाँ पर उसने यहीं से डुअलिटी मानना स्टार्ट कर दिया था लैम्डा किसकी प्रॉपर्टी है वेव इन्होंने देखो क्या बोला और इन्होंने फोटोन को क्या माना है पार्टिकल फोटोन के पास एनर्जी है ठीक है अब देख इसने क्या बोला थी फोटोन के पास जो एनर्जी है ना EP दिस इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा अरे यहीं डुअलिटी मानना स्टार्ट कर दिया फिर उसने जनरली जो लैम्डा होता है ना वो या तो नैनोमीटर में होता है या एंगस्ट्रॉम में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे ना तो जनरली जो भी लैम्डा गिवन होता है वो या तो नैनोमीटर में होगा या एंगस्ट्रॉम में होगा अब हमें इतना तो समझ में आता है H इंटू C का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा H इंटू C का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा लैम्डा चेंज करता रहेगा जैसे कई बार 540 एंगस्ट्रॉम डाल देगा 360 एंगस्ट्रॉम डालता है कुछ भी डाले हमें इससे क्या लेना देना तो लैम्डा चेंज होता चला जाएगा
बट जो ये एनर्जी आएगी ये किस में आएगी? जूल। देखना एच सी लैम्डा इन मीटर, तो ये एनर्जी किस में आएगी? जूल। बट जूल बहुत बड़ी एनर्जी आएगी, बहुत छोटी एनर्जी? बहुत छोटी सी। बहुत छोटी को जूल में लिखने का कोई यूज नहीं। जैसे आप लोगों को केमिस्ट्री में बताया गया होगा एटम में कि वहां पे मास हम किलोग्राम में लेते थे, फिर वहां एटॉमिक मास यूनिट बना दी गई थी, बहुत छोटा सा मास होता है 0.0000457 समथिंग करके, है ना? तो इतने बड़े मास को किलोमीटर में किलोग्राम में बताने का कोई यूज नहीं। आपसे हाइट पूछते तो आप कितना बताते हो? 0.001 किलोमीटर। ऐसे बोला है कभी? कितना बोलते हो? 4 फीट। तो हर एक सिस्टम के लिए हमें अपनी अपनी यूनिट्स को डिसाइड करना पड़ा, है ना? भाई दीवार की हाइट पूछेंगे तो ऐसे थोड़ी ना सर किलोमीटर्स में है कुछ नहीं ना, वो आप बोल दो कि हाइट पूछ, दीवार की हाइट पूछे तो मीटर्स में, अपनी खुद की हाइट पूछ लो तो फीट में बता देते हो, ऐसा होता है ना? तो ऐसे यहाँ पर भी ये एनर्जी जूल में बहुत छोटी एनर्जी है। अब इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें? 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दो। 6.25 into 10^8. एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बना? H 6.6 पूरा बोलना 6.627 इंटू 10 की पावर -34। सी की वैल्यू बोलो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा मीटर में रहने देते हैं अभी, और जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1. एक बार कैलकुलेटर निकालो। 6.623 होता है। लिव इट, कोई नहीं, 2-3 चलने दो। करो बाबा एक बारी, जैसे मैं बोल रहा हूँ करो। 6.623 इंटू 3 भाई साहब आप करके बोलो। 19.869 डिवाइडेड बाय 1.6 करो। 41.39. डिवाइडेड बाय 1.6 करो। 12.418 12.418। ठीक, अब इधर देखो 34 प्लस 8 -34 प्लस 8 -26 -19 -7। हाँ, तो 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन को कन्वीनियंट बनाने के लिए जो ये पैरामीटर आ रहा है ना, देखो अगर मैं यहाँ से 0 हटा दूं, ठीक, तो ये 3 0 नीचे आएंगी, 3 0 ऊपर चली जाएंगी, है ना? और इसको लमसम राउंड अप करके क्या माना गया? 12400। क्या माना गया बेटा? 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीटर इंटू 10 की पावर -10। ठीक, अभी हमने क्या बोला कि लैम्डा जनरली या तो नैनोमीटर में होगा या एंगस्ट्रॉम में होगा। एंगस्ट्रॉम में करने के लिए क्या करो? 10 की पावर -10 से डिवाइड करो। अरे बोलो भाई, 10 की पावर सोच के देखिए, एक बारी आराम से सुनना। इसको 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम रख के ध्यान रखना। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें ना तो h की वैल्यू को याद रखना है, ना c की वैल्यू को याद रखना है, ना e की। e क्यों? क्योंकि हमने डिवाइड किया है। हमें बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी कोई फोटोन आएगा तो उसके पास वेवलेंथ जरूर होगी। फ्रीक्वेंसी दे रखा हुआ तो डायरेक्ट लिख देंगे, फिर वेवलेंथ 99% तुम्हें वेवलेंथ दे रखी होती है। तो आपको क्या करना है? 12400 मान लो 580 एंगस्ट्रॉम की बने, तो क्या करो? एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालोगे? 12400 बाय 580, बस खत्म। ठीक है, जो भी काट पीट के आएगी, जो एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ध्यान रखना है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एक तो ये है, अगर नैनोमीटर में आ जाए तो 10 की। आप देखो इसी को देखो 12400 इंटू 10 की पावर -10। ये कब था? जब लैम्डा किस में था? मीटर। दिस इज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है ना? अब हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 की पावर -9 कर दूं। 10 की पावर -9 है, 10 की पावर -9 को मारा, ऊपर बचा 1, 10 माइनस का नीचे आ गया, तो क्या बन गया? 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। क्या याद रखना? जल्दी बोलो।
1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो 12400 वाला यूज कर लेना। यू विल गेट द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। बात समझ में आई? एनर्जी ऑफ, ठीक है। अब यहां से इस फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज आई। फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा। रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन की एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है, और फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। जब तक सोर्स चेंज नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं। बात समझ में आया? तो ये सब अच्छा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ना इस पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई यूज होने वाला है, मतलब ना क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का फॉर्मूला बोलो Q V क्रॉस B, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो Q इनटू E। जब चार्ज है ही नहीं तो दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी? ऐसे थोड़ी ना देखा आप लोगों ने, लाइट जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लगा दो तो सीधी जाते जाते वो ऐसे बैंड हो गई। हाँ, अगर चार्ज होता तो शायद ऐसा हो सकता था, है ना। तो फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली, फोटोन्स के पास एनर्जी है कितनी? E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा और h इनटू f। और हमें याद क्या रखना है, अगर फोटो मतलब एंगस्ट्रॉम में दे देंगे तो 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, और नैनोमीटर में दे देंगे तो 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर हो जाएगा। पक्का? बता